नमस्कार साथियों, आप सभी मित्रों का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम अपने चैनल का नाम बदल दिए हैं। हमारे चैनल का इस समय नाम है सुनील ज्ञान मस्ती के नाम से चैनल है हमारा। ये जो अभी हाल फिलहाल आरपीएफ का जो डिपार्टमेंटल परीक्षा था, जो रूल 70 के अंतर्गत हुआ था 12 दिसंबर 2020 को, उसी का ये पार्ट 2 है। प्रिय साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। दोस्तों, पिछला एग्ज़ाम जो 12 दिसंबर 2020 को हुआ था, वो उस परीक्षा में जितने परीक्षार्थी बैठे थे, कुछ लोग हमारे टच में रहे और उनसे जो भी जानकारी हासिल हुई और जो भी प्रश्न उनके मेमोरी पर आधारित हमको मिले, उसी का पार्ट 1 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या आप लोगों ने देख लिया होगा। उसी का पार्ट 2 हमने इस वीडियो के माध्यम से बनाया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जो भी इसमें कोई त्रुटि होगी तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा। उत्तर तो त्रुटि नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑप्शन जो भी होंगे वो मैंने अपने से फीड किया है। दोस्तों, छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि माइंड में फीड कर जाए, इसलिए मैं 20-20 क्वेश्चन में बांटा हूँ इस पेपर को, क्योंकि 100 क्वेश्चन थे, उसे 20-20 प्रश्नों में हम पार्ट के रूप में आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है, कोविड-19 किससे फैलता है? कोविड-19 स्प्रेड्स टू, तो ऑप्शन देखते हैं, विषाणु, वायरस। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल हमारे देश में जो हमारा देश उस दौर से गुजर भी रहा है कोविड-19 से, तो विषाणु। दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है किट और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये वायरस होता है, कोरोना वायरस, आप लोगों ने सुना ही होगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो ये विषाणु अर्थात वायरस से फैलता है, तो वायरस पे हम लोग ट्रिक कर देंगे, ये सही हो जाएगा। जिन दोस्तों ने ये किया होगा उनका ये राइट आंसर होगा, वायरस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 आया था कि मौलिक अधिकार का वर्णन है, डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट। ऑप्शन देखते हैं, आईपीसी, क्या ये आईपीसी में वर्णित है? तो आईपीसी में कहीं मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। तो सीआरपीसी, क्या दंड प्रक्रिया संहिता? तो सीआरपीसी में भी मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट, इसे शॉर्टकट में हम लोग इंग्लिश में आईईए के नाम से जानते हैं, यहाँ भी इसका वर्णन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, तो संविधान में ही मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा लास्ट। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से राष्ट्रीय प्रतीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल सिंबल? ऑप्शन देखते हैं, लायन, क्या शेर को नेशनल सिंबल माना जाता है? राष्ट्रीय प्रतीक शेर है। दूसरा, अशोका पिलर, अशोक स्तंभ। तीसरा ऑप्शन है लोटस फ्लावर अर्थात कमल का फूल। और लास्ट ऑप्शन टाइगर अर्थात चीता। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सही आंसर होगा अशोक पिलर, अर्थात उसे हम हिंदी में अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से रेल मंत्री कौन नहीं रहा? तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 1 है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हमारे देश के रेल मिनिस्टर रह चुके हैं। ऑप्शन 2 है पीयूष गोयल, ये भी हमारे देश के रेल मिनिस्टर रह चुके हैं और हैं भी, वर्तमान समय में अभी पीयूष गोयल जी रेल मिनिस्टर हैं। और तीसरा ऑप्शन है सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु भी हमारे देश के रेल मिनिस्टर रह चुके हैं। और लास्ट ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद, ये हमारे देश के कभी भी रेल मंत्री नहीं रहे हैं, इसलिए ये सही हो जाएगा। क्योंकि पूछ रहा है क्वेश्चन में निम्न में से रेल मंत्री कौन नहीं रहा है, तो रविशंकर प्रसाद नहीं रहे हैं, बाकी तीनों जो ऑप्शन है ये लोग रेल मिनिस्टर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है, 7 सिस्टर अर्थात 7 बहनों के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? विच स्टेट डज नॉट
कम अंडर सेवन सिस्टर्स। दोस्तों, सेवन सिस्टर्स पूर्वोत्तर भारत के 7 आपस में सटे हुए राज्य हैं, देश का 7% हिस्सा बनाते हैं। वे राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड और त्रिपुरा। तो देखते हैं, तो यहाँ पूछ रहा है कि सेवन सिस्टर के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो सिक्किम, तो सेवन सिस्टर जो भी 7 राज्य हैं, क्या उसके अंतर्गत सिक्किम आता है? नहीं आता है, तो यही सही होगा। और तीनों देखते हैं, असम भी आते हैं सेवन सिस्टर के अंतर्गत, मणिपुर भी आता है, और लास्ट है नागालैंड भी सेवन सिस्टर के जो भी राज्य हैं उसके अंतर्गत नागालैंड भी आता है, असम भी आता है, मणिपुर भी आता है, नागालैंड भी होता है। 7 स्टेट होते हैं दोस्तों, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। ये स्टेट्स हैं, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा मणिपुर, 5वां मिजोरम, 6वां नागालैंड और 7वां त्रिपुरा। सिक्किम नहीं है, तो यहाँ पे पूछ रहे कौन सा राज्य नहीं आता है, इसलिए हम सिक्किम पे ट्रिक करेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 6। 6वां प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जयंती कब मनाया जाता है? व्हेन इज महात्मा गांधी जयंती सेलिब्रेटेड? तो महात्मा गांधी जी की जयंती पूछ रहा, तो जयंती किसी भी व्यक्ति की जयंती जब मनाई जाती है तो जब उनका जन्म हुआ होता है। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनका जन्म का प्लेस था पोरबंदर। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। चूँकि इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि महात्मा गांधी जयंती कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। 26 जनवरी, 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा ऑप्शन है 14 सितंबर, और तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर, और लास्ट ऑप्शन है 10 दिसंबर। दोस्तों, इसमें सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर, क्योंकि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर। जिन दोस्तों ने 2 अक्टूबर को ट्रिक किया होगा, सीबीटी एग्जाम में बैठे होंगे, उनका 2 अक्टूबर सही होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है, देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री? तो देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। बहुत ही इजी सवाल था। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 है, राजभाषा। देखिए दोस्तों, 70 हो या 72 हो, यदि आप आरपीएफ का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रूल 70 हो या 72 हो, 10 क्वेश्चन आपके राजभाषा से ज़रूर आएंगे। तो राजभाषा पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है आप सभी मित्रों को। देखिए 70 में भी आया था राजभाषा से क्वेश्चन। तो राजभाषा के दृष्टिकोण से देश को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखते हैं। ऑप्शन क्या है? 3, 5, तीसरा ऑप्शन 4 और लास्ट ऑप्शन 8। दोस्तों राजभाषा के दृष्टिकोण से देश को 3 ही भागों में बांटा गया है। उसे इंग्लिश में ए रीजन, बी रीजन और सी रीजन, ABC, यानी कि 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। हिंदी में क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ 3 को सही कर देंगे, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन को ट्रिक कर देते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है। देखिए ये भी प्रश्न राजभाषा से ही है। राजभाषा के दृष्टिकोण से गुजरात किस भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यहाँ पूछ रहा है कि गुजरात किस भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देखते हैं। ए अर्थात ए रीजन, रीजन हमने इसमें मेंशन नहीं किया है, आप लोग समझ जाइएगा। ए रीजन, बी रीजन, सी, और हिंदी में बगल में क ख ग के रूप में निरूपित किया गया होगा। तो ए रीजन या क क्षेत्र, और दूसरा ऑप्शन है बी अर्थात ख क्षेत्र, और तीसरा ऑप्शन सी अर्थात ग क्षेत्र, और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, यानी कि इसमें से कोई नहीं। 3 क्षेत्र में से किसी न किसी क्षेत्र में तो जरूर गुजरात पड़ता होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ख क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन सही होगा बी रीजन। तो बी रीजन को सही करना, गुजरात जो है बी रीजन के
अंतर्गत आता है, अर्थात राजभाषा की दृष्टि से ख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 10वां प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? किसी प्रदेश की राजभाषा भी हमें तैयार करना है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? देखते हैं ऑप्शन, हिंदी, दूसरा ऑप्शन है उर्दू, तीसरा ऑप्शन है इंग्लिश और चौथा ऑप्शन अरुणी। अरुणी तो कोई भाषा नहीं है, 3 भाषा ऊपर दिया है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, अर्थात हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा दोस्तों अंग्रेजी है, अंग्रेजी पे सही कर देंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न संख्या 11 होगा, संघ की। देखिए संघ की अर्थात देश की, हमारे भारत हमारा एक संघ है, तो संघ की राजभाषा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? तो क्या है संघ की राजभाषा? बहुत ही आसान प्रश्न है राजभाषा का। तो संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है। तो इंग्लिश पहला ऑप्शन, दूसरा देवनागरी तो भाषा नहीं है, लिपि है ये। तीसरा ऑप्शन है हिंदी और लास्ट ऑप्शन है हिंदी प्लस इंग्लिश। क्या दोनों संघ की राजभाषा नहीं? तो संघ की राजभाषा का दर्जा सिर्फ हिंदी को दिया गया है, तो हिंदी को सही कर देंगे। चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 12, केंद्रीय। देखिए सेंट्रल का पूछ रहा है, केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं। हिंदी एडवाइजरी कमेटी इज हेडेड बाय, ऑप्शन देखते हैं कौन होते हैं हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन है होम मिनिस्टर, अर्थात होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री। दूसरा ऑप्शन है डिफेंस मिनिस्टर, अर्थात रक्षा मंत्री। तीसरा ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, अर्थात प्रधानमंत्री। और लास्ट ऑप्शन है कि नॉन ऑफ द, इसमें से कोई नहीं होता है। केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो इन तीनों में से एक सही है, चारों में से चौथा नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, क्योंकि तीनों में से एक है प्राइम मिनिस्टर। केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे। अगर प्रश्न ये भी पूछ दे वर्तमान समय में केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान समय में जो भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे वही होंगे। प्राइम मिनिस्टर को टिक करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 13। देखिए जोनल, अभी राजभाषा का ही क्वेश्चन चल रहा है, 10 प्रश्न जरूर आने हैं। ये कन्फर्म है कि अगर 70 के एग्जाम में भी बैठ रहे हैं या रूल 72 के भी एग्जाम में, तो 10 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे राजभाषा से। तो जोनल रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। यहाँ जोनल रेलवे से पूछ रहा है कि जोनल रेलवे में कौन होगा, राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होगा। ऑप्शन देखते हैं महाप्रबंधक जीएम, और दूसरा ऑप्शन है उप महाप्रबंधक यानी कि एजीएम, और तीसरा ऑप्शन है मुख्य वाणिज्य प्रबंधक सीसीएम चीफ कमर्शियल मैनेजर, और लास्ट ऑप्शन है मंडल रेल प्रबंधक। ये तो चूंकि मंडल के होते हैं अधिकारी, डीआरएम डिविजनल रेलवे मैनेजर जो होते हैं मंडल के होते हैं। यहाँ पूछ रहा है जोनल से, तो देख लीजिए कि लास्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो जोनल रेलवे के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होंगे, तो वो होंगे महाप्रबंधक होंगे। आप गेस कर लीजिएगा देश से ही, केंद्रीय समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जोन में महाप्रबंधक सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, तो यहाँ महाप्रबंधक पे ट्रिक कर देंगे। महाप्रबंधक इज राइट आंसर। चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 14 है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होती है? एक वर्ष में कितनी बार होती है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक पूछ रहा है। तो क्या बार होती है? 5 बार, 3 बार या 4 बार या 2 बार? तो दोस्तों 2 बार होती है, तो 2 पे ट्रिक करेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3), राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के सब क्लास 3 के अनुसार कुछ दस्तावेजों को किन भाषाओं में जारी करना अनिवार्य है? तो देखते हैं, ऑप्शन है हिंदी अथवा अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी। तीसरा ऑप्शन है इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी, और लास्ट ऑप्शन है हिंदी प्लस अंग्रेजी। हिंदी प्लस इंग्लिश का मतलब कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। तो 3(3) के अनुसार दिया गया, उसमें कुछ दस्तावेज दिए गए हैं जिसके अनुसार मतलब कि उन सभी दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होता है। तो यही पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो इसका सही आंसर होगा हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी
दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा। इस पर ट्रिक कर देंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 16। दोस्तों आप सभी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी मित्रों का हमारा धन्यवाद। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सबकी तैयारी अच्छी हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अब, और अपने मित्रों में भी शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना न भूलें। निम्न में से अधीनस्थ अधिकारी के अंतर्गत कौन आते हैं? देखते हैं। आरपीएफ डिपार्टमेंट में जो है अधीनस्थ अधिकारी पूछता है। अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं? बहुत ही आसान सवाल है। तो देखते हैं ऑप्शन। एसआई टू इंस्पेक्टर अर्थात सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर, क्या ये अधीनस्थ अधिकारी होते हैं? देखते हैं आगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? एएसआई टू इंस्पेक्टर। और तीसरा ऑप्शन है इंस्पेक्टर टू डीजी। और लास्ट ऑप्शन है एचसी टू एसआई, यानी कि हेड कांस्टेबल टू सब इंस्पेक्टर। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अधीनस्थ अधिकारी के अंतर्गत एएसआई टू इंस्पेक्टर, यानी कि सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक तक जो अधिकारी होते हैं उन्हें अधीनस्थ अधिकारी के कैटेगरी में रखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एएसआई टू इंस्पेक्टर इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 17। आरएसएमएस, देखिए आरएसएमएस का फुल फॉर्म भी पूछा था इसके पार्ट 1 में। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने आरएसएमएस का फुल फॉर्म भी आप लोगों को बताया था। तो आरएसएमएस का फुल फॉर्म होता है आरपीएफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये किस डिवाइस पर खुलता है? तो दोस्तों देखते हैं। पहले ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है लैपटॉप, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है मोबाइल और लास्ट ऑप्शन है ऑल डिवाइस। दोस्तों आरएसएमएस साइट हम खोलते हैं तो क्या लैपटॉप पे खोला जाता है? श्योर है कि लैपटॉप पे भी, ये डिवाइस नेम है कि लैपटॉप पे खोल सकते हैं, कंप्यूटर पे भी खोल सकते हैं, हम मोबाइल पे भी खोल सकते हैं। अर्थात इसमें क्या ट्रिक करेंगे? हम लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल तीनों पे ट्रिक नहीं करना है हमें करना है कि ऑल डिवाइस पे ट्रिक, क्योंकि ऑल डिवाइस, ये तीनों डिवाइस जो हैं तीनों डिवाइस पे खुलेगा, तो ऑल डिवाइस पे ट्रिक कर देंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 18 है। निम्न में कौन संचार साधन नहीं है? दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना है कि संचार का मतलब क्या होता है, संचार साधन क्या होता है। देखिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों का या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो ही उसे संचार कहते हैं। एक तरह से हम सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान, जैसे बोलते हैं, हम बोल के अपनी बात को दूसरे के यहाँ, जैसे मोबाइल से हम लोग बात करते हैं तो हमारी आवाज़ एक दूसरे के यहाँ पहुँचती है, तो एक संचार का साधन हो गया मोबाइल। तो विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को ही संचार का साधन कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, तो बखूबी हम समझ जाएंगे कि संचार साधन कौन सा इसमें से नहीं है। मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल ये संचार का साधन नहीं हो सकता है। मोटरसाइकिल से हम अपने विचारों का या भावनाओं का आदान प्रदान नहीं कर सकते। ये नहीं है कि मोटरसाइकिल पे हमने अपने विचारों को रख दिया, अपने वक्तव्य को रख दिया या अपने भावनाओं को मोटरसाइकिल की सीट पर रख दिया, वो ले जाके किसी दूसरे व्यक्ति को पहुंचा देगा, नहीं पहुंचा पाएगा। वो तो सिर्फ यात्री को पहुंचा सकता है या हम उस पर बैठ के कहीं जा सकते हैं, ये संचार का साधन नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं व्हाट्सअप। व्हाट्सअप है जिसमें व्हाट्सअप में हम कोई भी मैसेज लिखते हैं, कोई भी अपना विचार प्रकट करते हैं, लिखित हो या ऑडियो में मौखिक रूप से हो, ये एक दूसरे के यहाँ तुरंत नेट के माध्यम से पहुँच जाता है, तो ये संचार का साधन है, व्हाट्सअप है। फेसबुक भी है, फेसबुक पे कुछ लिख के हम दूसरे के यहाँ भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। और तीसरा लास्ट ऑप्शन है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम भी एक तरह से सोशल साइट ही है, तो सोशल मीडिया का ही काम करता है, संचार का ही साधन है। तो इंस्टाग्राम से भी हम अपने विचारों को, अपने भावनाओं को या अपनी बातों को दूसरे के यहाँ शेयर कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन 18 में कि निम्न में से कौन संचार साधन नहीं है। तो संचार साधन क्या नहीं है? तो मोटरसाइकिल नहीं है। तो जिन मित्रों ने मोटरसाइकिल पर ट्रिक किया होगा, मोटरसाइकिल पे, वो सही होगा उत्तर। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 19 है। आरसीएफ अर्थात रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? वेयर इज़ द आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कोलकाता। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टेट नेम नहीं है, यहाँ पे प्लेस नेम है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है, चेन्नई तमिलनाडु में, कपूरथला आप लोग जानते ही होंगे, बाद में बताते हैं कि कपूरथला कहाँ पे पड़ता है,
और लास्ट ऑप्शन है बेंगलोर। दोस्तों कर्नाटक में बेंगलोर पड़ता है। देखिए जब कपूरथला का हमने स्टेट नेम नहीं बताया तो आप लोग बखूबी समझ गए होंगे कि आरसीएफ अर्थात रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है। वेयर इज़ द आरसीएफ। तो दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में ही है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि यदि प्रश्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप एग्ज़ाम में बैठे हैं या 70 का एग्ज़ाम हो या रूल 72 का एग्ज़ाम हो, अदरवाइज़ कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, आप बैठे हैं परीक्षा में, तो हमारे दिमाग में ये है, हमने ये तैयारी किया है कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कपूरथला किस स्टेट में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है। तो दोस्तों कपूरथला पंजाब में पड़ता है, ये जानना हमें ज़रूरी है। हो सकता है कि प्रश्न में पूछे कि रेल कोच फैक्ट्री निम्न में से किस राज्य में है, और ऑप्शन में राज्य का नाम दे दे। राज्य का नाम दे दे, पश्चिम बंगाल दे दे, तमिलनाडु दे दे, पंजाब दे दे, वहाँ पे आप कपूरथला खोजेंगे तो कपूरथला नहीं मिलेगा। स्टेट नेम्स में आपको कपूरथला हो सके तो न मिले ऑप्शन में। तो वहाँ पे आप जानते हुए भी कि कपूरथला हम जानते थे लेकिन कपूरथला ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हमने ट्रिक नहीं कर पाया क्योंकि स्टेट नेम नहीं पता था। तो दोस्तों ये ध्यान देना है, कपूरथला पंजाब में पड़ता है। चूँकि यहाँ पे कपूरथला मेंशन किया गया है तो रेल कोच फैक्ट्री अर्थात आरसीएफ कपूरथला में है, तो कपूरथला को ट्रिक करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न है ये, प्रश्न संख्या 20, आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है। वेयर इज़ आईसीएफ। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं क्या स्टेट नेम्स है या प्लेस नेम्स है। कोलकाता प्लेस नेम ये कपूरथला चेन्नई, और लास्ट ऑप्शन बरेली। दोस्तों चेन्नई में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई में ही पड़ता है। और चेन्नई जानते ही हैं आप लोग की राजधानी है तमिलनाडु की। अगर स्टेट नेम दे तो तमिलनाडु, अगर दिया रहे तो तमिलनाडु पे हम लोग ट्रिक कर देंगे। तो चल दिए सही कर देते हैं, चेन्नई सही राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। ये 70 के अंतर्गत जो परीक्षा हुआ था उसी का ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जा सकते हैं, वहाँ नीचे हम पार्ट 1 को मेंशन कर दिए हैं। और जल्द ही इसके पार्ट 3 को हम ले जाएं। अब तक 40 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। एक आध क्वेश्चन हो सके तो ना आए, लेकिन मेमोरी पे आधारित है, चूँकि जो भी परीक्षार्थी हमारे दोस्त बैठे हैं उनसे टच में आके हमने इस प्रश्नों को कवर किया है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो नेक्स्ट पार्ट होगा 3। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।